लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज एपिसोड 3 में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्लाइन फाइनली एक बियॉन्डर बन जाता है। वह सीयर पाथवे का बियॉन्डर बनता है और उसका सीक्वेंस होता है सीक्वेंस 9, जिसका नाम है सीयर। अगर आपने पिछला एपिसोड मिस किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस एपिसोड की शुरुआत होती है ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी से, लेकिन यह नाम सिर्फ एक पर्दा है। इसका असली नाम है चर्च ऑफ द एवरनाइट गॉडेस। यही वो जगह है जहां नाइट हॉक्स काम करते हैं, जो बियॉन्डर्स की निगरानी और सुपरनैचुरल इन्वेस्टिगेशन संभालते हैं। एपिसोड में हम देखते हैं कि नाइट हॉक्स एक बंदे को पकड़ लेते हैं जिसका नाम है रीजेंस। यह बंदा सीक्रेट ऑर्डर ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक रखता है और यहीं से हमें यह भी पता चलता है कि मार्केट में जो एंटीगोनस फैमिली का नोटबुक आया है वो इसी के हाथों से आया था। यही वजह है कि ये रीजेंस बहुत टाइम से इनका पीछा कर रहा था। आगे हमें डन और लियोनार्ड से पता चलता है कि ये सीक्रेट ऑर्डर वाले लोग उसी नोटबुक के पीछे हैं और वो लोग इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। एक के बाद एक बंदों को भेजते रहेंगे। डन कहता है हमें इस नोटबुक को ढूंढना ही पड़ेगा इससे पहले कि सीक्रेट ऑर्डर वाले इसे पा जाए। अब शायद तुम्हारे दिमाग में यह सवाल चल रहा हो कि आखिर ये एंटीगोनस फैमिली का नोटबुक है क्या? चलो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। ये नोटबुक एक सील्ड आर्टिफैक्ट है जो ग्रेड 0 या 1 कैटेगरी में आता है और हम पहले ही जान चुके हैं कि इस दुनिया में ग्रेड जितना कम ऑब्जेक्ट उतना ही ज्यादा डेंजरस। मतलब ये नोटबुक बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये एक पुराना ब्लैक कवर्ड नोटबुक है जिसे एंटीगोनस फैमिली ने लिखा था। वो फैमिली जिनके एंसेस्टर्स फुल पाथवे के मास्टर्स हुआ करते थे। इस नोटबुक में वो सारे रहस्य हैं जो उनकी गॉडहुड परस्यूट से जुड़े हुए हैं। आज के समय में ये नोटबुक एक डेंजरस लेगेसी है जो पूरी टिंजन सिटी को तबाह कर सकती है। क्लाइन के पास अब ये जिम्मेदारी है कि वो इस खतरे को रोके। अब वापस स्टोरी पर आते हैं। जब डन और लियोनार्ड इस नोटबुक की बात कर ही रहे होते हैं, तभी एक बंदा आता है और कहता है कि शायद क्लाइन के पास इस नोटबुक से जुड़ा कोई क्लू है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लाइन हमें उस जगह पर लेकर जाता है जहां पर नोटबुक से जुड़ा क्लू छुपा है। यह जगह थोड़ी अजीब थी, डार्क, साइलेंट और एक डिफरेंट वाइब दे रही थी। वहां हम सबसे पहले एक डेड बॉडी देखते हैं और ये बॉडी किसी आम इंसान की नहीं बल्कि कैटी स्टाफिन की है और एक पावरफुल इमेज थी और एंटीगोनस फैमिली की मेंबर। कैटी की मौत उसी नोटबुक से जुड़ी हुई है। नाइट हॉक्स इस बॉडी को इन्वेस्टिगेट करते हैं और वो जान जाते हैं नोटबुक अभी भी एक्टिव है, लेकिन उन्हें वहां वो नहीं मिलता जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्हें पता चलता है कि कैटी का एक बेटा था रिबर जो अब लापता है और शक ये है वही नोटबुक लेकर भागा है। डन अब क्लाइन से कहता है कि वो अपनी बियॉन्डर एबिलिटी यूज करे, डिविनेशन। क्लाइन रिबर का कोट और उसकी तस्वीर लेकर एक डिविनेशन करता है। उसके हाथ में जो पेंडुलम है वो मूव करने लगता है, लेफ्ट राइट पीछे आगे, लेकिन कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं मिल रहा था। और अचानक पेंडुलम खुद क्लाइन की ओर घूमने लगता है जैसे वो उस पर अटैक करने वाला हो। तभी डन उसे पकड़ लेता है और हमें पता चलता है कि कोई पावरफुल फोर्स है जो इस डिविनेशन को डिस्टर्ब कर रहा है। डन कहता है आज के लिए इतना काफी है, हमारे पास और भी तरीके हैं रिबर को ढूंढने के लिए। इसके बाद डन क्लाइन को एक सिट्रीन पेंडुलम देता है जो उसकी स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन एबिलिटी को बूस्ट कर सकता है। अब मिशन को अगले लेवल पर ले जाने के लिए नाइट हॉक्स को होली कैथेड्रल से परमिशन मिलती है एक ग्रेड 2 सील्ड आर्टिफैक्ट यूज करने की। क्योंकि क्लाइन की डिविनेशन काम नहीं कर रही है तो अब ये सील्ड आर्टिफैक्ट ही आखिरी उम्मीद है। अब थोड़ा समझते हैं ये सील्ड आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं। बियॉन्डर्स कभी कभी कुछ स्पेशल आइटम्स यूज करते हैं और सील्ड आर्टिफैक्ट्स उनमें से एक होते हैं। कुछ मैजिकल होते हैं, कुछ के अंदर डिस्ट्रक्टिव पावर्स होती है, इसलिए इन पर सख्त नियंत्रण होता है। इन्हें चाइनीज गेट्स में सील करके रखा जाता है और इनका ग्रेड उनके पावर लेवल को दर्शाता है, जैसे ग्रेड 2, 0 वगैरह। ग्रेड जितना कम आर्टिफैक्ट उतना ज्यादा डेडली। अब सीन शिफ्ट होता है। क्लाइन, डन और लियोनार्ड एक गेट पर खड़े हैं और वहां से 3 और लोग आते हैं जो ग्रेड 2 सील्ड आर्टिफैक्ट को लेकर आए हैं। डन कहता है कि क्लाइन और एंटीगोनस नोटबुक के बीच एक रहस्यमयी कनेक्शन है और हम 3 के अलावा 3 और लोग इस मिशन का हिस्सा बनने वाले हैं। पहला बंदा है अल हसन जो बैकलैंड से आता है और स्लीपलेस पाथवे से बिलोंग करता है। उसका सीक्वेंस है सीक्वेंस 7 नाइटमेयर। दूसरा है बोजिया जो कॉर्प्स कलेक्टर पाथवे से बिलोंग करता है। उसका सीक्वेंस है सीक्वेंस 8, नाम है ग्रेव डिगर। तीसरी है डेली, कॉस्ट कलेक्टर पाथवे से है और उसका सीक्वेंस है सीक्वेंस 7 मीडियम। डेली से हम पहले एपिसोड में मिल चुके हैं
अब मिशन टीम में कुल 6 लोग हो चुके हैं, लेकिन तभी अल हसन सवाल उठाता है, क्या हमें इस मिशन में एक सीयर पाथवे के बंदे को ले जाना चाहिए जिसके पास 0 कंपैटिबिलिटी ही नहीं है? यानी वो क्लाइन की बात कर रहा था। अब सब लोग मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं। होली कैथीड्रल ने परमिशन दे दी है कि इस मिशन में वे लोग 2049 को यूज कर सकते हैं। 2049 एक कोड नंबर है। दरअसल ये एक ग्रेड 2 सील्ड आर्टिफैक्ट है। और हाँ, अगर आप 2049 को लेकर कंफ्यूज हो रहे हो तो चिंता मत करो, आने वाले हिस्सों में मैं इसे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अब सबसे जरूरी बात यह है कि इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि रिबर एंटीगोनस फैमिली का ही डिसेंडेंट है और वहीं से वो नोटबुक भी किसी तरह से जुड़ा हुआ है और इसलिए उसे जल्दी ढूंढने के लिए इस आर्टिफैक्ट को यूज करना जरूरी हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि सब लोग इस ग्रेड 2 सील्ड आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो सभी अपने हाथों को एक रिचुअल की तरह मूव करते हैं, मोर लाइक अ स्पिरिचुअल सीक्वेंस, जिससे ये प्रक्रिया शुरू होती है। क्लाइन इस सीन को देखकर शॉक में आ जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये लोग कर क्या रहे हैं। फिर जैसे ही वो आर्टिफैक्ट के ऊपर से पर्दा हटाते हैं, हम देखते हैं एक बॉक्स जो खुद से हिलने लगता है और अचानक ही खुल जाता है और फिर वहां से कुछ बाहर आता है। एक छोटी सी डॉल, दिखने में तो बिल्कुल क्लाउन जैसी, क्यूट, फनी, हार्मलेस। क्लाइन पहली नजर में उसे देखकर बोलता है, ये तो फनी लग रही है, लेकिन अगले ही पल वो डॉल चिल्लाती है और एक ऐसा भयावह ओरा छोड़ती है कि क्लाइन पूरी तरह इमोबिलाइज्ड हो जाता है। वो हिल तक नहीं पाता। उसी वक्त लिनर्ड आकर उसे छूता है और क्लाइन रिगेन कर लेता है अपना कंट्रोल। लेकिन तब तक वो डॉल यानी एंटीगोनस फैमिली पपेट क्लाइन की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगती है। क्लाइन पीछे हटता है, लेकिन डॉल उसका पीछा नहीं छोड़ती। वो रिएक्ट कर रही थी क्योंकि क्लाइन के अंदर अब भी नोटबुक का ओरा मौजूद था। उसने उस कर्स्ड आर्टिफैक्ट को छुआ था और उसका असर अब भी उसमें था। और जैसे ही ये पपेट उसके करीब आती है, एक बात साफ हो जाती है, अगर किसी के अंदर एंटीगोनस ओरा हुआ तो ये आर्टिफैक्ट उसे पहचान लेता है। अब यहाँ थोड़ा सा क्लियर करते हैं, ये पपेट असल में क्या है? ये एक सील्ड आर्टिफैक्ट है, ग्रेड 2, नाम है एंटीगोनस फैमिली पपेट। एक छोटी सी डॉल जो चर्च ऑफ द एवरनाइट गॉडेस के पास मौजूद है। इसकी खासियत, ये आर्टिफैक्ट अपने आसपास के 5 मीटर रेडियस में मौजूद लोगों की मूवमेंट और थिंकिंग एबिलिटी को स्लो कर सकता है। नॉट ओनली दैट, ये पपेट लिटरली नियर बाय लोगों को कंट्रोल भी कर सकता है। आगे हम देखते हैं कि ये पपेट रिबर के कोट को सेंस करता है और सेंस करते ही वो बुरी तरह एक्टिवेट हो जाता है, जैसे पागल हो गया हो। अब इसका मिशन एक ही है, रीबर को ढूंढना। अब पूरा दल, क्लाइन, डन, लेनर्ड और बाकी सब इस पपेट के साथ रीबर को ट्रैक करने निकलते हैं। यहाँ से कहानी पहुंचती है एक नई लोकेशन पर जिसका नाम है डॉक वेयरहाउस और यहीं पर होता है मेन सिनेरियो। फाइनली हम रीबर को देखते हैं, वो वहां कुछ कर रहा है। रीबर कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वो एंटीगोनस फैमिली का डिसेंडेंट है। उसके पास वही खतरनाक नोटबुक है। वो एक पुराने रिचुअल को परफॉर्म कर रहा था ताकि अपने एंसेस्टर्स की पावर को डाइजेस्ट कर सके, लेकिन रिचुअल फेल हो जाता है और रेबर का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। वो लिटरली एक मॉन्स्टर में बदलने लगता है। उस नोटबुक को वो अपने पेट में अब्सॉर्ब कर लेता है और वही ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है। तभी वहां एक और कैरेक्टर एंटर करता है, वो क्लाउन जिसे हमने एपिसोड 1 में देखा था, वही जिसने क्लाइन को सर्कस आने के लिए इनवाइट किया था। वो आता है और बोलता है, लगता है मैं देर से पहुंचा, इस बंदे ने तो नोटबुक अब्सॉर्ब कर लिया। और यहीं से कंफर्म होता है ये क्लाउन सीक्रेट ऑर्डर ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है। इसके बाद नाइट हॉक्स का दल वहां पहुंच जाता है। क्लाइन अपने सिट्रीन पेंडुलम का यूज करता है और डेंजर को सेंस कर लेता है और तभी डेंजर सामने आकर खड़ा हो जाता है, रीबर का मॉन्स्ट्रस फॉर्म। नाइट हॉक्स के मेंबर्स बोलते हैं ये अब हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगा। तभी डन अपने पावर्स का यूज करके रीबर के दिमाग में एक इल्यूजन क्रिएट करता है जिससे उसका मूवमेंट टेम्पररी स्लो हो जाता है। दूसरी तरफ लेनर्ड चांस का यूज करता है जिससे वो मॉन्स्टर थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट होता है। लेकिन ये फाइट आसान नहीं थी। मिडनाइट चार्ज जैसी चीजें उस पर काम नहीं कर रही थी। डन कहता है, लगता है ये एक स्पिरिट में बदल चुका है और नोटबुक इसका पूरा कंट्रोल ले चुका है। फिर वो डेली से कहता है, इसका वीकनेस ढूंढो। डेली फौरन अपने काम पर लग जाती है और कहती है, बस इसे 3 सेकंड्स के लिए कंट्रोल करना होगा, मैं वीकनेस ढूंढकर वहीं स्ट्राइक करूंगी। रेबर को कंट्रोल में लाना बहुत मुश्किल था। फाइट का सिनेरियो एपिक था, एनिमेशन टॉप नॉच। तभी क्लाइन सामने आता है मदद करने। वो अपने स्पिरिट विजन और डिविनेशन से रीबर के वीक पॉइंट को आइडेंटिफाई करता है और फिर परफॉर्म करता है एक लक रिचुअल। डेली उसे फॉलो करती है और प्रिसाइसली उस वीक पॉइंट पर अटैक करती है। एक भारी ब्लास्ट होता है और यहीं पर रीबर की कहानी खत्म हो जाती है।
मॉन्स्टर हार चुका था, फाइट खत्म हो चुकी थी। अब नाइट हॉक्स को मिल चुका था एंटिगोनस फैमिली का नोटबुक, लेकिन तभी पीछे से वही क्लाउन फिर से सामने आ जाता है। क्लाइन को बचाने के लिए कोई और आता है और गोली चलाता है, लेकिन क्लाउन बच निकलता है। वो नॉर्मल विलन नहीं था, वो कुछ और ही था। इधर क्लाइन के हाथ में नोटबुक है, बाकी सब लोग लड़ाई में उलझे हैं, और तभी सील्ड आर्टिफैक्ट पपेट का बॉक्स नीचे गिर जाता है। मतलब ये लोग यहाँ पर ट्रैप हो सकते हैं। क्लाइन अब समझ चुका है ये वही क्लाउन है जिसे उसने पहले भी देखा था, और यहीं से इनका फाइट स्टार्ट होता है। भाई ये फाइट बहुत ज्यादा खतरनाक था। सब लोग एक साथ मिलकर क्लाउन के खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन वो अब भी पूरे सीन में डोमिनेट कर रहा था। हर एक गोली को वो डॉज कर रहा था, हर एक हमला जैसे उसे पहले से पता हो, और फिर क्लाइन फायर करता है, वन क्लीन शॉट, और वो लग जाता है। क्लाउन रिटेलिएट करता है, वो क्लाइन की तरफ आता है मारने के लिए, लेकिन पीछे से बाकी लोग टाइम पर पहुंचते हैं और उसे फाड़ डालते हैं। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा आता है जहां सबटाइटल गेम पूरी तरह क्रैश हो जाता है। डैमेज ट्रांसफर क्या चल रहा है भाई? कभी कभी लगता है एनिमे नहीं, ऑटो जनरेटेड गूगल ट्रांसलेशन चल रहा हो। यहाँ प्रोडक्शन वालों को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आगे हम देखते हैं क्लाउन सबको पपेट के इफेक्ट में ट्रैप कर देता है, क्योंकि सब लोग उसके रेडियस में थे। ट्रैप होते ही सबका मूवमेंट स्लो हो जाता है, कोई हिल नहीं पा रहा, कोई कुछ नहीं कर पा रहा। पपेट का कंट्रोल सबके ऊपर क्लियरली दिख रहा था, और ये पूरा सिनारियो देखकर क्लाइन कामली बोलता है, डोंट पैनिक, ब्रीथ, थिंक, क्या करना है। और वो रिचुअल शुरू करता है फॉग वर्ल्ड में जाने का। क्लाइन ज्यादा टाइम तक वहां नहीं रुकता, क्योंकि ज्यादा देर रुका तो सभी के लिए खतरा बन सकता था। दुनिया में वापस आते ही वो मूव कर पा रहा था। कैसे? उसने सीयर पाथवे की पावर का यूज किया और एक लक रिचुअल परफॉर्म किया, जिससे उसका फेट थोड़ा ट्विस्ट हो गया और उसे पपेट के कंट्रोल से टेम्पररी रिलीफ मिला। अब क्लाइन को समझ आता है कि वो मूव कर सकता है, और वो बोलता है, चलो एक डील करते हैं, ये नोटबुक मुझे दे दो, मैं तुम्हारे ऊपर से कंट्रोल हटा दूंगा। और यहीं से सीन अचानक बदलता है। एक अजीब सा प्रेजेंस क्लाइन के आसपास घूमने लगता है। वो सोच में पड़ जाता है, ये कौन सा सीक्वेंस है? फिर क्लाउन खुद रिवील करता है, सीयर पाथवे का 8th नंबर सीक्वेंस, इट्स कॉल्ड द क्लाउन। ये रिवील जेन्युइनली पावरफुल था। मैं वो नहीं हूँ, मैं हूँ द मैजिशियन, सीक्वेंस 7। मतलब फ्यूचर में क्लाइन भी इसी पाथवे के एबिलिटीज हासिल कर सकता है। अब क्लाइन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन क्लाइन मूव करता है, चौंक जाता है, हाउ डिड ही मूव? और तभी क्लाइन डबल शॉट करता है, पहला शॉट और फिर दूसरा। क्लाउन वहीं पर गिर जाता है। मरते वक्त वो बार बार कहता है, हॉर्नेस। क्लाइन थोड़ा शॉक्ड रहता है, व्हाट्स हॉर्नेस? सीन यही पॉज होता है। लेकिन एक चीज साफ थी, नोटबुक अब क्लाइन के पास है, मिशन कंप्लीट हो चुका है। वो नोटबुक को चर्च ऑफ द एवनाइट गॉडेस यानी होली कैथीड्रल में जमा करता है, जहां कंफर्म किया जाएगा कि ये रियल है या नहीं। कंफर्म होने के बाद क्लाइन को इसे पढ़ने की परमिशन मिल सकती है। इसके बाद क्लाइन और डन बात करते हैं। क्लाइन कहता है, सर मुझे अब सीयर पाथवे का 8th नंबर सीक्वेंस पता है, इट्स क्लाउन। और डन साइलेंटली उसका कॉन्फिडेंस देखता है, लेकिन क्लाइन के अंदर कुछ हो रहा है, कुछ अनईजी सा, जैसे पोशन लूज हो रहा हो, कुछ अंदर से स्टर कर रहा हो। आई थिंक आई नीड टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट माई नेक्स्ट पोशन। वो निकल पड़ता है अपने हिस्ट्री टीचर के पास, और हम फाइनली मिलते हैं अजिक से। द जियोइड क्लाइन उसे सब कुछ बताता है, नोटबुक के बारे में, एवरनाइट नेशन के बारे में। अजिक कुछ पल के लिए सोचता है, यह सब जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन अभी कुछ नहीं कह सकता। क्लाइन कहता है, अगर आपको कुछ याद आए तो मुझे जरूर बताइएगा, और फिर वो वहां से निकल पड़ता है। एंड में हमें एक छोटा सा सिनारियो ग्लिम्प्स में दिखता है, एक मिनी क्लिफ हैंगर। अजिक ऐसा कैरेक्टर है जो हर किसी का फेवरेट बन सकता है। नेक्स्ट एपिसोड विल टेक दिस इवन फर्दर। अगर तुम्हें ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और नीचे कमेंट में बताओ तुम्हें सबसे ज्यादा शॉकिंग मोमेंट कौन सा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।